एपिसोड 154 के अंत से पहले हमने देखा कि मोलुओ के पंजों ने वुका पर प्रहार किया। इस अनुकूलन ने कई दर्शकों में भ्रम उत्पन्न किया है। उत्पादन टीम ने सीजन के अंत के पास एक प्रिय पात्र को मारने का निर्णय क्यों लिया? मेरी अटकलों के आधार पर वुका इस हमले से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड स्तर पर चाहे घाव कितना भी गंभीर हो, यदि यह मस्तिष्क या दिल को प्रभावित नहीं करता तो इसे घातक घाव नहीं माना जाता। यह इसलिए है क्योंकि एक योद्धा का जीवन जीन स्तर उनके स्तर के साथ विकसित होता है और हर कोशिका में आत्ममरम्मत की क्षमता होती है। इसलिए भले ही वे गंभीर रूप से घायल हों, उन्हें जीवन धमकियों जैसी स्थितियां नहीं होती, जैसे अनियंत्रित रक्तस्राव। बेशक उपचार की गति और समय घाव की गंभीरता पर निर्भर करता है। यदि घाव विशेष रूप से गंभीर है तो विशेष उपचार सामग्री के बिना केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके इलाज में 10 साल, 100 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त एपिसोड 155 के पूर्वावलोकन में हमें यह दिखाई देता है कि न केवल रोंग जून मोलुओ से लड़ रहे हैं, बल्कि एक योद्धा सफेद कवच में भी है। हालांकि बोलान और वुका दोनों सफेद कवच पहनते हैं, दृश्य तेजी से बदलने पर उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। फिर भी हम उन्हें उनके हथियारों और उनके पीछे के पंखों की विशेषताओं के आधार पर पहचान सकते हैं। बोलन एक लाल रक्त तलवार का उपयोग करता है और उसके पीछे के पंखों में पीला प्रकाश होता है। दूसरी ओर वुका 2 लाल नारंगी कुल्हाड़ियों का उपयोग करती है और उसके पीछे के पंख सफेद चमकते हैं। पूर्वावलोकन में जब कैमरा रोंग जून और मोलुओ के बीच तीव्र संघर्ष की ओर जाता है तो हम धुंधला रूप से एक अन्य योद्धा को देख सकते हैं जो वुका की विशेषताओं से मेल खाता है। इसका मतलब है कि वुका मरी नहीं है और यह घटनाक्रम आगामी एपिसोड के लिए निश्चित रूप से और अधिक उम्मीदें पैदा करेगा। भले ही मोलुओ को कोई चोट नहीं आई हो, फिर भी रोंग जून और वुका को बहुत कम समय में बिना कोई निशान छोड़े मारना आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा मोलुओ अभी घायल है और वह अधिक संभावना रखता है कि वह रोंग जून और वुका के अलग होने के पल का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके हराए। हालांकि योजनाएं अक्सर जैसा उम्मीद की जाती हैं वैसा नहीं होती। ठीक जैसे ही मोलुओ बोलान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, रोंग जून और वुका, जो गुप्त रूप से उसे देख रहे थे, अप्रत्याशित रूप से उससे मिले, जिससे मोलुओ को उन्हें नष्ट करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। लुओ फेंग के विपरीत, जिसके पास जीवन कोर है, मोलुओ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकता जैसे लुओ फेंग होता है। भले ही उसकी चोटें गंभीर हों, जब तक उसकी आत्मा और कोर सुरक्षित रहें। बिना कीमती उपचार सामग्री के मोलुओ केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करके अपने शरीर की मरम्मत कर सकता था, जो जाहिर तौर पर समय लेता है। यहाँ तक कि मोलुओ के शिखर पर भी, जबकि रोंग जून और वुका को बहुत कम समय में मारना कठिन होता, उसकी कानूनों को समझने में जबरदस्त बढ़त निश्चित रूप से रोंग जून और वुका की मृत्यु का कारण बन सकती थी। हालांकि घायल होने के कारण मोलुओ अपनी पूरी युद्ध शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, जिससे रोंग जून और वुका के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। शायद यही कारण है कि उत्पादन टीम ने अनुकूलन में लुओ फेंग पर मोलुओ के हमले के दौरान उसे घायल करने का निर्णय लिया। इसके अलावा चूंकि लुओ फेंग ने पहले ही अपनी विरासत पूरी कर ली है, वह जल्द ही रोंग जून और वुका की खतरनाक स्थिति का पता लगा लेगा और दैत्य ध्वनि सेंसिंग क्षमता की मदद से जल्दी से सहायता प्रदान करने के लिए पहुंच जाएगा। लुओ फेंग रोंग जून और वुका से बहुत अलग है। वह अकेला प्रतिभाशाली है, बोलान के अलावा, जिसने स्वर्गीय पुल के 7वें स्तर को पास किया है। अगर लुओ फेंग ने अपनी विरासत पूरी नहीं की होती तो उसके पास मोलुओ से लड़ने की कुछ क्षमता होती, लेकिन वह निस्संदेह नुकसान में होता और शायद हार भी सकता था। आखिरकार मोलुओ ने लुओ फेंग से पहले स्वर्गीय पुल के 7वें स्तर को पार किया था। हालांकि मोलुओ की साधना क्षमता लुओ फेंग से कहीं कम है, लेकिन उसकी लंबी साधना समय ने स्पष्ट रूप से उसके कानूनों को समझने में वृद्धि की है। हालांकि अब लुओ फेंग ने अपनी विरासत पूरी कर ली है और उसकी मानसिक ऊर्जा आयाम 3000 गुना बढ़ चुका है। ऐसी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा आयाम के साथ, भले ही उसके कानूनों को समझने में थोड़ा कम हो, वह फिर भी यान शेन अस्तबल का छठा रूप विश्व की तलवार का प्रयोग कर सकता है, जो तलवार की शक्ति को सर्वव्यापी बना देता है। विश्व का मतलब केवल एक विशेषण नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्र है जिसे एक योद्धा अपनी समझ और यान शेन अस्तबल की मदद से एक विशिष्ट क्षेत्र में बनाता है। विश्व की तलवार में लुओ फेंग किसी भी स्थान पर तलवार की शक्ति संकेंद्रित कर सकता है और उसकी शक्ति सामान्य विश्व मास्टर के विश्व प्रक्षिप्तियों के बराबर हो सकती है। कल्पना करें, अगर एक ब्रह्मांडस्तरीय योद्धा के पास विश्व मास्टर के बराबर विशेष क्षमता हो तो वे एक ही स्तर पर दूसरों के बीच पराजित कैसे हो सकते हैं। इस स्थिति में यहाँ तक कि मोलुओ भी लुओ फेंग को स्थिति नियंत्रित करने देता और प्रतिकार करने की कोई क्षमता नहीं थी। इसके अलावा लुओ फेंग के पास मो युनवाइन की मदद है। हालांकि मोलुओ लुओ फेंग की तरह एक 9वें स्तर के डोमेन मास्टर सहायक जीवन का मालिक है, उनके प्रभाव पूरी तरह से अलग हैं। जैसा कि एपिसोड 154 में दिखाया गया है, मोलुओ की आर्मर में अदृश्यता की विशेषता है। आप यह सोच सकते हैं कि मोलुओ क्यों नहीं रहता अदृश्य जब तक वह अपने सभी विरोधियों को हर नहीं देता।
दरअसल मो लुओ की आर्मर पहले से ही एक धातु सहायक जीवन के साथ एकीकृत हो चुकी है। यह धातु जीवन न केवल आर्मर को सुदृढ़ करता है, बल्कि इसे अंतरिक्ष यान या यहाँ तक कि हथियारों में भी समाहित किया जा सकता है, जिससे उनकी मूल प्रदर्शन में एक निश्चित बढ़ोतरी होती है। इसमें एक मेमोरी कैरियर की विशेषताएं भी हैं, जो वस्तु को क्षतिग्रस्त होने पर स्वसंस्कार और मूल रूप में बहाल करने की क्षमता प्रदान करती हैं। अदृश्यता कार्यक्षमता के बारे में, यह दरअसल धातु सहायक जीवन द्वारा छोड़ी गई रंग बदलने वाली झिल्ली की एक परत है, जो वस्तु को उसके आसपास के वातावरण के साथ घुलने मिलने और अदृश्यता प्राप्त करने में मदद करती है। हालांकि इस झिल्ली की सुरक्षा के तहत हमले की शक्ति कम हो जाती है और यह अपनी सर्वोत्तम स्तर तक नहीं पहुंचती। इसलिए मो लुओ को प्रभावी हमला करने के लिए अदृश्यता कार्यक्षमता को निष्क्रिय करना पड़ता है। हालांकि जब तक मो लुओ अदृश्यता प्रभाव को सही तरीके से स्विच या निष्क्रिय कर सकता है, यह युद्ध में मदद करने के लिए एक विशाल भूमिका निभा सकता है। आखिरकार हर योद्धा जल्दी से प्रतिक्रिया करने और सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा रोंग जून और वुका केवल ब्रह्मांड स्तरीय हैं और मानसिक ऊर्जा का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से 9वें स्तर के डोमेन मास्टर के धातु सहायक जीवन के सामने कमजोर होते हैं। मो युन वाइन धातु सहायक जीवन के मुकाबले पूरी तरह से अलग गुणधर्मों वाला है, जिसमें इसकी पुनर्जनन क्षमता विशेष रूप से आश्चर्यजनक है। मो युन वाइन रक्षा और शत्रुओं को फंसाने में उत्कृष्ट है और अद्वितीय आत्मचिकित्सा क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। एक पौधा प्रकार सहायक जीवन के रूप में दुर्लभ अस्तित्व के रूप में मो युन वाइन आक्रमण या गला घोंटने में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी समग्र शक्ति समान स्तर और रैंक के सामान्य मानव योद्धाओं से बहुत अधिक है। इसलिए एक 9वें स्तर के डोमेन मास्टर के मुकाबले मो युन वाइन रक्षा क्षमताओं के मामले में महत्वपूर्ण रूप से श्रेष्ठ है। हमला करने के मामले में मो युन बेल को आदेशों के आधार पर सक्रिय रूप से दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता है, जबकि धातु सहायक जीवन केवल नकारात्मक हमले कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि धातु सहायक जीवन को कवच में एकीकृत किया गया है, और अगर इसके मालिक ने सक्रिय रूप से हमला नहीं किया तो धातु सहायक जीवन शक्तिहीन होता है। इसका मतलब है कि धातु सहायक जीवन की हमले की क्षमता केवल मूल हमले पर एक निश्चित आयाम प्रभाव प्रदान कर सकती है और युद्ध के पाठ्यक्रम को सक्रिय रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। इसके विपरीत मो युन बेल की सक्रिय प्रकृति उसे युद्ध में अधिक लचीलापन और अनुकूलनशीलता प्रदान करती है, जिससे उसे कुछ विशेष परिस्थितियों में अद्वितीय लाभ दिखाने की क्षमता मिलती है। जहां तक अदृश्यता कार्यक्षमता का सवाल है, मुझे लगता है कि यह लो फेंग के स्तर पर कोई उपयोगी नहीं है। अदृश्यता का मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना नहीं है। यदि कोई अंतरिक्ष में मौजूद है तो वह मानसिक ऊर्जा स्कैन से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर अदृश्यता कार्यक्षमता मानसिक ऊर्जा स्कैन से अस्थायी रूप से बच सकती है, तो वह बाबाटा के डिटेक्टर द्वारा पहचान से बच नहीं सकती। भूले नहीं, डिटेक्टर एक मर्क्विस आबादी की धरोहर से उत्पन्न है और इसका प्रदर्शन पारंपरिक पहचान विधियों से कहीं अधिक है। जब तक मो लो के पास बाबाटा के डिटेक्टर से भी उन्नत डिटेक्टर नहीं है और वह अपनी पहचान को पूरी तरह से ढक नहीं सकता, उसकी अदृश्यता कार्यक्षमता बुनियादी रूप से बेकार है और लो फेंग के लिए कोई खतरा नहीं है। वर्तमान स्थिति में मो लो की सहायक क्षमताएं, हमलावर विधियां और समग्र शक्ति लो फेंग से मेल नहीं खाती, जिससे उसे स्पष्ट रूप से घाटा होता है। इसलिए यह तय है कि मो लो अंततः लो फेंग से पराजित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्वावलोकन से हम यह भी देखते हैं कि बोलान एक डोमेन की परत से संरक्षित है। रंग से यह डोमेन लो फेंग के धातु डोमेन से अलग है। यह सोने के सींग वाले प्राणी की विशिष्ट अजीब पैटर्न को नहीं दिखाता, बल्कि रोंग जुइन के पृथ्वी डोमेन से मिलता जुलता है। आने वाले युद्ध के दृश्य में संभावना है कि बोलान अपनी घात की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करेगा। यह संकेत देता है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगा। बोलान का गवाह बयान, साथ ही संबंधित वीडियो और बातचीत रिकॉर्ड मो लो के खिलाफ मजबूत प्रमाण के रूप में कार्य करेगा। बेशक एक और संभावना है, मो लो ने अपनी क्षमता में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाया हो सकता है कि वह रोंग जुइन और वुका को आसानी से मार डालेगा, और ऐसा करते हुए उसने बोलान पर अपनी घात की जानकारी उनकी हत्या से पहले ही उजागर कर दी। स्पष्ट रूप से मो लो ने लो फेंग की ताकत को कम आंका, यह नहीं समझते हुए कि वह न केवल जीवित रहेगा बल्कि समय पर भी प्रकट होगा, जिससे युद्ध का मोड़ नाटकीय रूप से पलट जाएगा और मो लो अचानक घाटे में आ जाएगा। इस तरह के ठोस प्रमाणों का सामना करते हुए क्या आप लो फेंग को मो लो को मौके पर ही मार डालने की सलाह देंगे, या आप उसकी किस्मत को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हवाले करना चाहेंगे? कृपया अपनी राय टिप्पणी में साझा करें। मो लो से निपटने के बाद छायाओं में छुपे हत्यारे, चाहे वे विश्व मास्टर स्तरीय हत्यारे हों या डोमेन स्तरीय हत्यारे जो इनॉक्स स्तरीय लेजर गन से सुसज्जित हों, निश्चित रूप से लो फेंग और उसकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे। यहाँ तक कि अगर लो फेंग, रोंग जुइन और वुका टीम बना लें तो भी उन्हें इन हत्यारों से मुकाबला करना मुश्किल होगा, क्योंकि दुश्मन के पास 3 विश्व मास्टर हैं और समग्र शक्ति में अंतर बस बहुत बड़ा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लो फेंग और उसकी टीम इस संकट से सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें, कहानी 2 दिशाओं में विकसित हो सकती है।
पहली दिशा यह है कि 9 तलवारों के यांग मुलिया द्वारा भेजे गए जासूस समय पर पहुंचेंगे और लो फेंग और उसकी टीम को संकट से बचने में मदद करेंगे। हालांकि अगर कहानी इस तरह से विकसित होती है तो यह कुछ नीरस महसूस हो सकता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त सस्पेंस और नाटकीयता की कमी हो सकती है। दूसरी संभावना यह है कि लो फेंग पहले रोंगजुइन और वुका को बोलान को बचाने देने का निर्णय लेते हैं, जिससे वह आराम से मोशा कबीले के क्लोन में स्विच कर सके। मो युन बेल अपनी सुपरएक्टिव कोशिकाओं के साथ एक विश्व मास्टर को अस्थायी रूप से रोक सकता है। एक बार जब मोशा कबीले का क्लोन सफलतापूर्वक स्विच हो जाता है तो क्लोन का अंतरिक्ष कानून का लचीला उपयोग एक विश्व मास्टर को मारने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यह न भूलें, लो फेंग ने पहले एक डोमेन स्तरीय हत्यारे से इनॉक स्तरीय लेजर गन छीन ली थी। मोशा कबीले की शॉर्ट रेंज बर्स्ट स्पीड और लेजर गन के चार्ज और फायरिंग समय के केवल 0.1 सेकंड के साथ विश्व मास्टर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलेगा। आखिरकार एक लेजर की गति प्रकाश की गति होती है, जबकि एक सामान्य विश्व मास्टर केवल सीधी उड़ान में उपप्रकाश गति तक पहुंच सकता है, जिससे वह लेजर गन के हमले से बच नहीं सकता। आप कहानी के किस दिशा में विकास को पसंद करेंगे? कृपया अपनी राय टिप्पणी में साझा करें। इसके अतिरिक्त पूर्वावलोकन से यह स्पष्ट है कि हत्यारे का गुट पराजित हो चुका है और केवल 2 विश्व मास्टर बचे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी रहस्य लीक न हो, मर्क्विस अबादी पो यू स्वाभाविक रूप से उन्हें चुप कराने का निर्णय लेंगे। पूर्वावलोकन में संवाद के आधार पर ऐसा लगता है कि राजा अबादी झेन यान पहले ही पूरी कहानी जान चुके हैं। उपन्यास की कथा के अनुसार झेन यान, जो पो यू का कर्जदार महसूस करते हैं, उनके पक्ष में वकील करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि इस घटना में कोई मौतें नहीं हुई। हालांकि एनिमेशन ने कुछ समायोजन किए हैं। पूर्वावलोकन के संवाद से यह स्पष्ट लगता है कि झेन यान को अपनी बहन के कारण पो यू से बदला लेने के लिए गुस्सा नहीं है, बल्कि उन्हें अधिक अपराधबोध महसूस हो रहा है। हालांकि उपन्यास के विपरीत इस बार किसी ने अपनी जान गंवाई है। क्या आप चाहते हैं कि झेन यान पो यू के पक्ष में दलील करें और उसे फांसी की सजा से बचने में मदद करें? कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि इतनी सुंदर पात्र को मौत की सजा देना अफसोसजनक होगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से पो यू के लिए कड़ा दंड अपरिहार्य लगता है। क्या मौत की सजा उपयुक्त है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। आखिरकार सब कुछ के दौरान वह व्यक्ति जिसे वह सबसे अधिक मारना चाहती थी अभी भी जीवित है, और अन्य मुख्य सदस्यों का भाग्य स्पष्ट रूप से मोलो द्वारा खुद के निर्णय पर कार्य करने, आदेशों की अवज्ञा करने और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के परिणामस्वरूप हुआ है। जो बात मुझे वास्तव में आकर्षित करती है वह यह है कि हत्यारों ने बोलान को क्यों निशाना बनाया। क्या यह हो सकता है कि पो यू ने सचमुच अपने कबीले को धोखा दिया और जिद के साथ मिल गई? आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। कथानक पर लौटते हुए, पो यू ने कभी कल्पना नहीं की थी कि लो फेंग का अंतरिक्ष के कानून में नियंत्रण इतना उन्नत होगा। मोशा कबीले के क्लोन की विचित्र गति को E9 ग्रेड लेजर गन के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए लो फेंग ने एक विश्व मास्टर स्तरीय हत्यारे को तुरंत मार डाला। इस हमले ने हत्यारों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया और शेष 2 विश्व मास्टर स्तरीय हत्यारे घबराए हुए और अव्यवस्थित रूप से भागने लगे। यह परिणाम आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि डोमेन मास्टर स्तर पर मोशा कबीला विश्व मास्टरों के मुकाबले अधिकतम उड़ान गति में मेल नहीं खा सकता, फिर भी मोशा कबीला को विस्फोटक शॉर्ट रेंज गति में कोई नहीं हरा सकता। यदि 2 विश्व मास्टरों ने भागने का चयन नहीं किया होता तो उनका भाग्य निस्संदेह मृत्यु होता। हालांकि वे अस्थायी रूप से भागने में सफल रहे। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, ये 2 हत्यारे चुप कराने के लिए नियत थे। पो यू के लिए सभी निशानों को मिटाना और उनके योजनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। इस घटना ने निश्चित रूप से पो यू को पछतावे से भर दिया। न केवल उसने एक प्रतिबंधित ग्रेड लेजर गन खो दी, बल्कि वह लो फेंग को मारने में भी असफल रही। इसके बजाय उसने अनजाने में लो फेंग को एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया, जिससे वह एक अत्यधिक स्तरीय मिशन को पूरा कर सका। क्या आपको याद है कि लो फेंग का यात्रा, जो दृश्य पर्वत तक थी, न केवल बचाव मिशन से संबंधित था, बल्कि एक विशेष कार्य के लिए पहचान पत्र भी इकट्ठा करना था। डोमेन मास्टर स्तरीय और विश्व मास्टर स्तरीय हत्यारों को सफलतापूर्वक समाप्त करके लो फेंग ने न केवल अपनी राह से रुकावटों को हटाया, बल्कि उसने अपने मिशन के उद्देश्यों को भी पार किया। ये हत्यारे, जो अपने लक्ष्यों का बड़े पैमाने पर शिकार कर रहे थे, निश्चित रूप से अपने पीड़ितों से कई पहचान पत्र रखते होंगे। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के नियमों के अनुसार जो कोई भी विशेष मिशन को पूरा करता है उसे भरपूर पुरस्कार प्राप्त होता है। डेमन माउंटेन के नियामक के रूप में पो यू के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह आदेशों का पालन करे और लो फेंग को पूरी तरह से पुरस्कार सौंप दे। उपन्यास की सेटिंग के अनुसार इस बार लो फेंग को एक अत्यधिक दुर्लभ सामग्री प्राप्त होने वाली है। ऐसा पुरस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि कई शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद वे अपनी खुद की विशिष्ट गुप्त तकनीकों का निर्माण करते हैं।
हालांकि अक्सर इन आत्मनिर्मित तकनीकों के लिए उपयुक्त हथियार ढूंढना कठिन होता है। इस बिंदु पर दुर्लभ और विशेष सामग्री अनमोल हो जाती है। ऐसे सामग्री से कस्टम मेड हथियार अक्सर असाधारण शक्ति प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक कि यानशेन आर्मामेंट को भी पार कर सकते हैं। यह विकास निश्चित रूप से लो फेंग की भविष्य की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बनेगा। लो फेंग की यात्रा दृश्य पर्वत तक अत्यधिक लाभकारी साबित हुई है। न केवल उसने महत्वपूर्ण अंक और दुर्लभ सामग्री प्राप्त की हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य जनरल से मिली विरासत के माध्यम से उसकी मानसिक ऊर्जा की उन्नति 3200 गुना तक पहुंच चुकी है। यह उसकी मानसिक ऊर्जा के उपयोग में एक नया स्तर दर्शाता है, जबकि कानूनों की समझ में उसकी प्रगति अपेक्षाकृत साधारण रही है। यह असाधारण मानसिक उन्नति अकेले लो फेंग को स्वर्गीय पुल के 8वें स्तर को पार करने की शक्ति प्रदान करती है। यह उपलब्धि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में अत्यंत दुर्लभ है, जिससे लो फेंग को फेई तुओ के बाद पहला ब्रह्मांड स्तरीय कोर सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। हालांकि फेई तुओ के विपरीत लो फेंग अभी स्वर्गीय पुल को चुनौती देने की जल्दी में नहीं है। हालांकि प्रारंभिक 0 स्थान में आखिरी स्थान पहले ही लो फेंग द्वारा दृढ़तापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। इसके अलावा विरासत प्रक्रिया के दौरान गुप्त तकनीकों का निर्माण न केवल लो फेंग की ताकत को बढ़ाया, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति को भी महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लो फेंग ने फिर से सोने के सींग वाले प्राणी को रक्त नदी क्रिस्टल के साथ मिलाने का निर्णय लिया। इस बार उसने क्रिस्टल में समाहित हत्या की भावना का सामना किया और 99 मिलाए गए क्रिस्टल की कुल संख्या तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। हालांकि 100वां क्रिस्टल मिलाने की कोशिश करते समय वह फिर भी असफल रहा। आने वाले दिनों में लो फेंग ने खतरनाक स्तरीय कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, यहाँ तक कि उसने फिर से निराशाजनक स्तरीय कार्यों को चुनौती देने का साहस किया। एक ऐसे मिशन के दौरान कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद भी लो फेंग ने खतरनाक क्षेत्र में बने रहने का निर्णय लिया। एक आशा की किरण पकड़ते हुए उसने नए अवसरों की खोज की, ठीक वैसे ही जैसे उसने दृश्य पर्वत पर अनुभव किए थे। हालांकि चाहे वह कितना भी ढूंढे और मोशा कबीले की क्लोन कई बार इन खतरनाक क्षेत्रों में अपनी मृत्यु का सामना करता रहा, वह कोई नई जानकारी नहीं पा सका। अंत में एक चौंकाने वाली खबर ने लो फेंग को अपनी अन्वेषण को छोड़ने पर मजबूर किया। इस निर्णय ने इस सीजन को समाप्त कर दिया। एक सकारात्मक खबर यह है कि टेंसेंट वीडियो ने कुल एपिसोड की संख्या को पहले निर्धारित 156 से बढ़ाकर 208 कर दिया है। यह निस्संदेह रोमांचक खबर है। अगले साल में हम लो फेंग के साथ बने रहेंगे और उसके शक्तिशाली बनने की यात्रा के हर कदम को देखेंगे। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।